भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिका की मैगजीन को इंटरव्यू दिया। भारत और चीन के रिश्ते पर कई टिप्पणियां की। उन्होंने दोनों देशों में सीमा विवाद पर कहा है कि लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसका समाधान तत्काल करना चाहिए। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। बड़े ही सधे अंदाज में कहा है कि सीमा से जुड़ा सवाल भारत चीन के संबंधों की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी कि आप सीमा का जो विवाद है उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ इसी विवाद को आप जो दोनों देशों के बीच संबंध है ये इसे संपूर्ण नहीं करते, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ये चीन का कहना है। ये लच्छेदार बातें हैं। इसे द्विपक्षीय संबंधों में उचित रूप से रखना चाहिए, यानी कि दोनों देशों का जो बायलैटरल रिलेशंस है इसमें उचित जगह दी जानी चाहिए, ठीक से प्रबंधित करना चाहिए, यानी कि मैनेज करना चाहिए। एक और चीन की ये जो बात है वो क्या कह रही है। चीन के विदेश विभाग की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क में हैं। तो अगर राजनयिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क में है तो विवाद क्यों खिंच रहा है, लंबे समय से खिंच रहा है। माओ निंग जो है उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत समान दिशा में चीन के साथ काम करेगा, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों, लॉन्ग टर्म मोटिव्स के नजरिए से संभालेगा, आपसी विश्वास बढ़ाएगा। यानी कि आपसी विश्वास जो है भारत बढ़ाएगा, इस बात की चीन को उम्मीद है। बातचीत और सहयोग पर कायम रहेगा, मतभेदों को ठीक से संभालेगा, भारत संभालेगा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाने की राह पर चलेगा। ये उम्मीद भारत से है। चीन यानी सब कुछ सही कर रहा है। चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उनकी बातों से यही प्रतीत होता है। अब कांग्रेस का स्टेटमेंट भी आ गया है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन को ये मौका था, अमेरिकी मैगजीन को जो प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया है इसके जरिए चीन को कड़ा संदेश देने का भारत के पास मौका था, प्रधानमंत्री मोदी के पास मौका था, लेकिन उन्होंने कमजोर पीएम की तरह बयान दिया है। क्या ऐसा है? नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बड़ा सवाल यही है कि पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं दोनों देशों के संबंधों के बीच में, उनका चीन के प्रति जो रुख है वो कैसा है? क्या सख्त रुख है, नरम रुख है, प्रभावहीन है, कमजोर है, या कैसा रुख है? कुछ सवाल इसलिए और निकलकर सामने आ रहे हैं। दोनों देशों के जो संबंध है, लंबे समय से सीमा विवाद पर तनाव, सीमा पर तनाव, दोनों देशों की जो सेना है उनके बीच तनाव देखा गया है। क्या पीएम मोदी ने सीमा विवाद पर चीन के लिए नरमी दिखाई है? इंटरव्यू में जो स्टेटमेंट आए हैं, मोदी के बयान पर चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसको कैसे समझा जाना चाहिए, जानकार कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस ने पीएम मोदी को चीन के मामले में कमजोर, प्रभावहीन पीएम क्यों कहा है? लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर दोनों देशों की जो रणनीति अब तक दिख रही है वो कैसी दिख रही है? क्या चीन हावी होना चाह रहा है या भारत हावी होना चाह रहा है, या भारत नरम पड़ रहा है या चीन नरम पड़ रहा है? समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुकी हैं नीलम चौधरी, और हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों का। नीलम मैम, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आज सबसे पहले तो अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू दिया है पीएम मोदी ने, उनका कवर पर उनको जगह दी गई है अनस्टॉपेबल। मैं इस पर आपकी टिप्पणी से शुरू करना चाहूंगी। उसके बाद दोनों देशों यानी कि भारत और चाइना के रिलेशंस पर पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसे आप कैसे देखती हैं, उसे भी समझेंगे आपकी मदद से। नीलम मैम। देखिए नेहा, जो प्राइम मिनिस्टर ने न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और आप देखें, इकोनॉमिक टाइम्स की भी हेडलाइन है कि पीएम मोदी सेट टू बिकम फर्स्ट पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर। आप इस टाइटल से ही समझ सकते हैं फर्स्ट पीएम कैसे हुए। फर्स्ट पीएम तो फिर इंदिरा गांधी हुई जिनकी कवर में फोटो आई, तो पीएम मोदी तो सेकंड हुए। दिस इज हेडलाइन मैनेजमेंट। ओके, दिस इज हेडलाइन मैनेजमेंट दैट ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी। सो द इंटरव्यू इज बीइंग गिवन टू द न्यूज वीक। और नेचुरली पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स तो करते ही है, एंड ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन। इलेक्शन टाइम है और ही इज कैंपेनिंग फॉर हिमसेल्फ टू द इंटरनेशनल मीडिया आल्सो। तो वो ये चीजें कर रहे हैं, क्वाइट नेचुरल। तो और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये इंटरव्यू है, जैसे कि वो पहले इंटरव्यूज देते रहे हैं, वो एक वेल प्लान्ड होते हैं। रिटर्न में पहले से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और न्यूज वीक ने खुद ये लिखा है कि दिस वाज 90 मिनट्स इंटरव्यू विद न्यूज वीक एंड इन रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस।
ये न्यूज वीक की अपनी ट्विटर अकाउंट पे जो उन्होंने इसको प्रिंट आउट दिया हुआ उसमें लिखा भी हुआ है। इट मींस उनको क्वेश्चंस दिए गए थे और उनको रिटर्न में आंसर्स दे दिए गए थे। तो जिस बात के लिए प्रधानमंत्री मशहूर है कि वो कभी क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते, वो इस इंटरव्यू में भी कभी नहीं मीडिया दिए के गए हैं। सवालों का सामना नहीं करते। जी हाँ, तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने सवालों का सामना नहीं किया है। उन्होंने उन सवालों के अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की है जो कि इन इलेक्शंस में उनको मैटर करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो इंटरनेशनल मीडिया में दूसरी कंट्रीज में उनकी इमेज को और ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उनकी इमेज को अब उन्होंने अपनी इमेज को कैसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है, अगर आप कुछ स्टेप्स में उनके आंसर्स देखें तो उन्होंने जैसे कहा है कि राम मंदिर के लिए मुझे बुलाया गया, उन्होंने 11 दिनों का व्रत रखा, एक चीज। दूसरा, उन्होंने एक इंसिडेंट कोट किया कि मुझे सुबह सुबह 3 बजे फोन आया और मेरे एक दोस्त का था, उन्होंने एक धमाका सुना और हमने ट्रेन एक्सीडेंट को किसी को पता नहीं चला और हमने जाके उसको वहां पे लोगों की हेल्प करी जब वो गुजरात के प्राइम चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आप देखें तो इसमें वो रिटोरिक्स हैं जो कि उनकी अपनी पर्सनल इमेज के ब्रांडिंग करते हैं कि वो क्या है, वो कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। जी, वो कितने एफर्ट्स करते हैं। तो वो ना कि भारत की सरकार जो है, ना कि भारत की जो सरकार है, करेक्ट वो जी यहाँ भूमिकाओं की बात करें। लेकिन नीलम मैम, मैं एक जोड़ना चाहूंगी इस पे कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल के दिनों में अलग अलग भारतीय मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए हैं। कुछ मुझे लगता है कि तमिलनाडु के भी एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो तो सीधे सीधे पत्रकारों ने सवाल किए, उसके जवाब दिए हैं। तो इसमें ये दर्शकों को जानकारी जरूर जानी चाहिए। और चीन के मसले पर थोड़ी टिप्पणी उसके बाद मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोनी के पास भी जाए। हाँ, और इस तरह से उन्होंने कुछ अलग अलग विषयों पर जो जवाब दिए हैं उसमें इंडो चाइना बॉर्डर इशू को भी उन्होंने उसमें मेंशन किया है। और उसमें आप उनके शब्दों को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है वी नीड टू अर्जेंटली एड्रेस द प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन ऑन आवर बॉर्डर, जिसमें टाइम लिमिट को उन्होंने बाउंड नहीं किया। उन्होंने कहा बहुत दिनों से जो टेंशन चल रही है, जिसमें कि 2020 में जो गलवान वैली में हुआ, 22 में जो तवांग में जो इंसिडेंट्स हुए, जो झड़पें हुए, उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जो रिलेटेड इश्यूज हैं, रिसेंट इश्यूज हैं, उनको अवॉइड करते हुए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रोलॉन्ग्ड, कि पुराने समय से जो हमारे उनके साथ चल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि चाइना जो है इट्स नॉट जस्ट फॉर द टू कंट्रीज बट फॉर द एंटायर रीजन, कि हमारे चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों तो वो सबके लिए जरूरी। तो बड़ी बातों में उन्होंने उलझा के, क्या ये संतुलित बड़ा संतुलित, बड़ा ही पॉलिटिकल, अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। ये संतुलित है, प्रभावशाली नहीं है, क्या ये क्या है? हाँ, करेक्ट। उन्होंने अपनी बात को कहा जरूर है लेकिन वो रियलिटी को कभी टच नहीं करते, बड़े आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि भारत इंटरनेशनली उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक लगते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया वो चीजें हमें नजर नहीं आती। जबकि इंडो चाइना जो रिलेशंस है उस पर बहुत कुछ है जो एक्सप्लेनेशन जो अपोजिशन भी डिमांड करती है, जनता भी चाहती है कि गवर्नमेंट दे, वो इसमें कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नेहा जी, आ रही है मेरी आवाज नेहा जी? क्लियर? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है जी। देखिए नेहा जी, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं किसी भी राष्ट्र के, तो उनकी नीतियां कैसी होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि उनकी जो पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपने देश में कैसे स्टैंड कर रही है। क्या गठबंधन सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके पास क्या बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं है, या एक पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री। तो देखिए जो प्रधानमंत्री प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने किसी भी देश की विदेश नीति पर सरकार की स्थिति जो है क्या मायने रखती है? विदेश नीति तो वही होती है। नहीं नहीं जी, भाई उसी बात को कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है एक पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक दल का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। जैसा हमने गठबंधन सरकारों में देखा है कि आप तेल नहीं आपने किसी एरोप्लेन को तेल नहीं भरने दिया या भरने दिया तो उसके कारण भी इस देश में सरकारें गिरी है। अब प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड चाइना पर क्या होगा, बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, चाइना कोई पाकिस्तान नहीं है, चाइना कोई म्यांमार नहीं है, चाइना कोई नेपाल नहीं है, या चाइना कोई नहीं है जी। चाइना जो है एक ऐसा देश है जो भारत से बहुत लंबी सीमा साझा करता है और उसके साथ हमारा बड़ा सीमा विवाद है। अब देखिए, आप
क्या चाइना से फ्रंट पर आकर युद्ध लड़ लेंगे? यदि आज के दौर में वैश्विक स्तर पर आप बात करें, आप उससे युद्ध नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आपको किसी कीमत पर उसके चाइना से जो भी विवाद है, सीमा विवाद है, उसका कूटनीतिक समाधान करने की जरूरत है। और आप यूरोपियन यदि दृष्टि से देखेंगे, अमेरिका की दृष्टि से देखेंगे, वो देश चाहते हैं कि जो भारत और चाइना एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। लेकिन यदि हम चाइना और भारत के बीच युद्ध हो जाएगा तो इसका जो दुष्प्रभाव है या जो इसके विध्वंसक परिणाम है उसको भोगना पड़ेगा चाइना और भारत को। तो ऐसे में तो भारत बहुत ही कमजोर प्रतीत हो रहा है अगर भारतीय इलाकों पर कब्जे किए गए हैं चीन की तरफ से। कमजोर किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के वैदेशिक नीति को लेकर कमजोर जैसी बातें कह देना ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो वैदेशिक नीति होती है और चाइना जैसी जो चीजों को लेकर वैदेशिक नीति होती है तो उसमें चूंकि सीमा विवाद है तो हमारी सेना का भी सहयोग होता है, सामरिक विशेषज्ञों का सहयोग होता है, हमारे यहाँ पर सामरिक तौर पर बहुत सारी संरचनाएं बनी होती है, तो हम कमजोर के तौर पर नहीं आंक सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर स्वीकार करना पड़ेगी कि पिछले आजादी के बाद से ये 8वां दशक चल रहा है लेकिन हम चीन को लेकर किसी भी निर्णायक वैदेशिक नीति पर नहीं पहुंच सके हैं और हम चीन की उस नीति के जाल में भारत फंसा हुआ है। न केवल ये सरकार लेकिन लगातार आ रही है जहां पर चाइना का बहुत स्पष्ट मत है कि आप आर्थिक प्रतिबद्धताओं को आगे लाइए और बाकी जो सीमा विवाद है उसको आप दीर्घकालीन तरीके से चलने दीजिए। तो चाइना दोनों चीजों को चला रहा है, वह जो सीमा विवाद है उसको उसने दीर्घकालीन स्तर पर डाल रखा है कि इसका हल कभी भी होगा, लेकिन उसने आर्थिक प्रतिबद्धताओं को सामने रखा है। तो आर्थिक प्रतिबद्धताएं कभी कभी डोकलाम विवाद को समाप्त कर देती है। आर्थिक प्रतिबद्धताएं जो है जब भी कोई बड़ी बैठक होने वाली होती है तो वहां पर चीन और भारत सामने आ जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। यहाँ पर भारत को समझने की जरूरत है कि जब तक हम सीमा विवाद चीन से हल नहीं कर लेते तब तक कोई भी प्रतिबद्धता जो है वो हमारी कमजोरी कही जाएगी। इसलिए भारत को सीमा विवाद को लेकर बहुत ही सीरियस होने की जरूरत है उसके हल को लेकर, और वो जो हल है वो द्विपक्षीय कभी हो ही नहीं सकता जब तक कि भारत जो है वो आसियान के मेंबर्स को लेकर नहीं बैठे या क्वाड के मेंबर्स को लेकर नहीं बैठे। आप दबाव डालकर ही चीन से सीमा विवाद का हल कर सकते हैं जिसमें हम अभी तक नाकाम रहे हैं। जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के प्रति भारत का जो रुख है, क्या इससे संतुलित की जगह ये नहीं दिखता है कि बहुत ही नरम है, वो सॉफ्ट है क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी है? आपने जो बात कही, विदेश मंत्री जयशंकर की स्टेटमेंट याद आ रही है कि चीन इज अ बिगर इकोनॉमी, तो क्या भारत उससे युद्ध मोल ले? इस तरह का इसी पैटर्न पर चलते हुए पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट कहा जा सकता है? नहीं नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेहा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हमको तय करना पड़ेगा कि हम हमारी सीमा विवाद को चीन से हल करना चाहते हैं या हमारी आर्थिक हमको ऐसा लगता है कि अभी तक जो हमारी विदेश नीति चल रही है हमारे लिए आर्थिक प्रतिबद्धताओं को हमने ऊपर रखा है। इस पर हमको विचार करने की जरूरत है क्योंकि चीन अरुणाचल पर सवाल उठाता है तो हम वन चाइना पॉलिसी को खत्म क्यों नहीं कर देते? हम हांगकांग में जो लोकतंत्र की जो हालत खराब है या हांगकांग में जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है उसको लेकर चाइना को क्यों नहीं घेरते? हम ताइवान को लेकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? भारत की तरफ से एक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी गई है चीन की तमाम कोशिशों को, तमाम एक्शंस पर कोई स्ट्रांग रिएक्शन ब्रह्मदीप जी नहीं आया है। और इसी के साथ अगला सवाल मैं नीलम मैम लेना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो जो चाहता है कि सप्लाई चेन में वेरिएशन आए, विस्तार आए, तो भारत उसकी स्वाभाविक पसंद है। इशारा चीन के इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत और जो चीन है उनके बीच जो परस्पर व्यापारिक संबंध है वो बहुत ही मोदी सरकार के भीतर बहुत ज़्यादा उसमें विस्तार हुआ है। और कई जगह पर जो मैंने लेख पढ़े हैं जो कि आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं दोनों देशों के बीच, उसमें चीन के साथ जो इंडियन ट्रेड है वो डेफिसिट में भी चल रहा है। नीलम मैम। हाँ नेहा, और इवन ये लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त भी वो $36 बिलियन से ज्यादा का है।
तो इतना ज्यादा आयात हम वहां से कर रहे हैं। और जब कभी भी सीमा विवाद की बात आती है, देखिए चीन मैकमोहन लाइन जो है वो साउथ तिब्बत और जो अरुणाचल के बीच में है सिक्किम के साथ, वो उसको नहीं मानता, वो इनको भी अपना ही हिस्सा मानता है। और चीन जो है कभी भी किसी भी उसकी बाउंड्री के जो इश्यूज है हर एक के साथ है, और वो कभी भी किसी के साथ सीधी लड़ाई नहीं करता। सैनिक धीरे धीरे आगे जाते हैं, थोड़ी जगह पर कब्जा करते हैं, वहीं पे डेरा डाल लेते हैं। यही चीज जो है हमने इधर जो गलवान वैली में देखी, फिर उधर अरुणाचल में तवांग में देखी, और आप देखें सिक्किम में भी डोकला में वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये जो इशू है इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले, वो उनको नहीं मानता। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उसमें भी दोनों देशों की अपनी अपनी डेफिनेशंस है। हम किसी एक चीज को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो दूसरी जगह को कहते हैं। तो इस तरीके से चीन जो है वो धीरे धीरे उन जगहों पर कब्जा करता है। लेकिन हमारी रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारे अब जवाब देखे, जैसे आपने कहा कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि बड़ी इकोनॉमी के साथ क्या मैं लड़ाई ले लूं, युद्ध मोल, राजनाथ सिंह जी, हाँ युद्ध मोल ले लूं। और राजनाथ सिंह जी कहते हैं उन्होंने हमारे कुछ गांव के नाम बदल दिए, तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। और अगर कुछ जो एक्शन लेना था, जब गलवान वैली पर हमारे जो करीबन 20 जवान शहीद हुए थे, तो उस वक्त क्या किया हुआ था, कुछ चाइनीज एप्स को बंद कर दिया गया था। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। तो और इसमें इतना अच्छा मौका था प्रधानमंत्री के पास, जब वो न्यूज वीक को इंटरव्यू दे रहे थे इंदिरा गांधी के बाद, जो है फर्स्ट, आप वैसे तो सेकंड, लेकिन वो अपने आप को फर्स्ट यानी कि मंच अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मंच, वो मंच बहुत प्रभावशाली था, जहां पे वो इन चीजों को ओपन ला सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। आई थिंक उन्होंने वो बस मिस कर दी है, कि जिसमें कि वो अपने आप को एक बड़ा डोमिनेंट और प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर दिखा सकते थे, कि जो कि आंख में आंख डालकर, जो लाल आंख वाला जो एक स्लोगन के साथ इस्तेमाल किया जाता था, तो वो जो छवि थी, वो उसका जो मौका था वो उसको गंवा दिया उन्होंने। तो एक राइट लंबे समय तक ये विवाद खिंच जाता है, तो क्या लगता है दोनों देशों के जो संबंध है तनावपूर्ण तो बने हुए, भारत की जो सेना है इसने भी कई स्टेटमेंट दिए हैं कि ये जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है, इसको कितना लंबा खींचा जा सकता है और भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये रणनीति काम तो नहीं आ रही है। देखिए पिछले 10-15 सालों में चीन ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, वो सीमा विवाद के हल पर ध्यान दिया है। और उसके तकरीबन 14-15 देशों से जो सीमा विवाद को लेकर विवाद चल रहे थे, सीमा विवाद को लेकर जो दिक्कतें थी, तो उसका समाधान ढूंढना है। इवन रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका था, लेकिन रूस और चीन के बीच भी अब सीमा विवाद नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि आप भारत को ले लें, तो भारत से सीमा विवाद उसका बदस्तूर जारी है। अब भारत जो है वो चूंकि चाइना के लिए एक चुनौती है, इसलिए क्योंकि वो दक्षिण एशिया में एक चुनौती है, क्योंकि उस एशिया में एक चुनौती है, क्योंकि जो अमेरिका है वो यदि एशिया प्रशांत को लेकर जो उसकी नीतियां है, उसके सेंटर में भारत है। तो वो चाइना ने 1962 में भारत पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि चाइना चाहता था कि वो भारत को नीचा दिखाए, क्योंकि चाइना चाहता था कि भारत को एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर दिखाए। तो चाइना जो है वो सीमा विवाद हल करना चाहता नहीं है, और जो भारत है उसको सीमा विवाद हल करने को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखना पड़ेगी। लेकिन वो प्राथमिकताएं कैसे हो? क्या वर्तमान की प्राथमिकताएं पर्याप्त है? तो मुझे लगता है कि वर्तमान की प्राथमिकताएं पर्याप्त नहीं है। चाइना को आपको दबाना ही पड़ेगा। जैसे फिलीपींस के राष्ट्रपति ने एक बात कही थी कि मूंगे से छोटा सा जो द्वीप था, उस पर जब चाइना ने कोशिशें की, तो जो फिलीपींस के राष्ट्रपति, उन्होंने आदेश दिया कि चाइना के जो सैनिक है उनको उठा के समुद्र में फेंक दो। आपको सीमा विवाद के हल के लिए चाइना से आक्रामक होकर पेश आना होगा, लेकिन कूटनीतिक पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करे। तो इसके लिए जरूरी है कि चीन से जिस भी देखे, चाइना के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके विवाद कई राष्ट्रों से, वो मलेशिया के भी सामने खड़ा है, वो वियतनाम के सामने खड़ा है, वो कंबोडिया के सामने खड़ा है, वो जापान के सामने खड़ा है, वो दक्षिण कोरिया के सामने खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा है। तो जब इतने सारे राष्ट्र हो, तो इन राष्ट्रों का साथ लेके हम चाइना को मजबूती से रोक सकते हैं। लेकिन चाइना को मजबूती से रोकने के लिए हमको उसकी वन चाइना पॉलिसी, जो भारत की विदेश नीति, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है।
यदि देखिए, एक 2-3 साल पहले की बात है कि ताइवान के राष्ट्रपति जो नई बनी थी, उनको एक बधाई दी गई थी भारतीय एक राजनेता के द्वारा, तो चाइना में खबर बन गई थी। तो जब तक हम चाइना पॉलिसी को मानते रहेंगे, इसके बाद भी कि चीन हम अरुणाचल में अपना अधिकार जताएगा, चीन लद्दाख में अपना अधिकार जताएगा, तो चीन हमको कमजोर राष्ट्र समझता रहेगा। यदि हमने कहा कि चाइना यदि हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है, तो हम चाइना पॉलिसी को खारिज करते हैं। देखिएगा नेहा जी, वो दिन होगा जिस दिन से चाइना की जो भाषा है वो बदल जाएगी, क्योंकि चाइना को जिस दिन भारत ने वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार किया, उस दिन चाइना के विरोध में कई देश खड़े हो जाएंगे। और चीन जो है इस समय सबसे ज्यादा डरता है, इसी बात से डरता है कि यदि वैश्विक तौर पर उसका विरोध आया तो वन बेल्ट वन परियोजना जो है, जो अरबों डॉलर उसने खपत कर रखी है, वो खटाई में पड़ सकती है। और यह समय है जब भारत उस पर दबाव डाल सकता है। प्रोफेसर, बहुत सही कहा आपने, लेकिन अमेरिका की भी जो मैं स्थिति इसमें जोड़ना चाहूंगी। अमेरिका भी ताइवान को मान्यता नहीं दे पाया, अगर मेरे पास सही जानकारी है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी से अलग नहीं कर पाया खुद को, कहीं ना कहीं मजबूरी। यूएस जो पावर है, अभी भी कह सकते हैं कि ये अभी भी दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है। ऐसे में भारत के लिए कितना मुमकिन, कितना संभव है, मैं नीलम मैम से समझना चाहूँगी। अगर हम वन चाइना पॉलिसी को छोड़ दें, कुछ और ऐसा रास्ता जिससे कि चीन पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया जा सके, हालांकि हमें ये पता है कि मौजूदा वक्त में रूस और चीन ज़्यादा करीब आए हैं। हाँ, देखिए नेहा, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो भारत ने अपने रिश्ते रशिया के साथ, अमेरिका के साथ बड़ी सूझबूझ से बना के रखे हैं। अब ऐसे में देखें कि इजराइल और पैलेस्टाइन के इश्यू पर भी भारत जो है वो उसकी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रही है, तो उसने अपने आप को इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ खड़े हुए अलग अलग तरीकों से दिखाया है। तो इसी तरीके से देखें तो चाइना के साथ भी जो भारत है वो बड़ा संभल कर अपने कदम उठा रहा है। आप डर कर भी कह सकते हैं, धीरे धीरे भी कह सकते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि वो अपने इकोनॉमिक जो स्टेटस है इंडिया का, वो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और नेचुरली जैसे अभी ताइवान का इश्यू था, अभी ताइवान में जो एक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद वहां पे एकदम से जो चिप्स थी वो बननी बंद होगी, तो बहुत लोग डर गए थे कि इसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके रॉ मटेरियल पर हम चाइना पर डिपेंड करते हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो उस पर डिपेंड करती हैं। तो सीधे सीधे अगर किसी तरीके से लड़ाई ले ली जाती है, चीन तो हमेशा तैयार है जी, और नेचुरली वो उसके पास हमारे से ज्यादा बड़ी मजबूत मिलिट्री भी है, प्रैक्टिकलिटी ही यही है। तो आप, लेकिन उसके सामने किसी को अगर आप डर कर बोलते हैं तो नेचुरली आपको डरपोक ही कहा जाएगा। एटलीस्ट आपको एक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान पूर्वक एक दूसरी ताकत के साथ इक्वल लेवल पे आके बात करनी चाहिए, कम से कम समानता की तरह जो है बर्ताव करना चाहिए। यस, तो इक्वल लेवल होना चाहिए, हम उनसे कमतर नहीं है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से अगर वो हमारी टेरिटरी पर आने की कोशिश करता है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा बयान दिया गया था कि हमारी तरफ कोई नहीं आया, कोई 1 इंच जमीन नहीं लिया है, कोई नहीं घुसा है, वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उससे उनका जो एक कमतर होना जो है वो नजर आता है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे हमने 1962 की लड़ाई हारी थी, लेकिन नेहरू ने कभी भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया था। और अगर ये जो आज का जो न्यूज़वीक का दिया इंटरव्यू है, अगर आपको इसको शुरुआत से देखें तो शुरुआत जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से ही की है, प्रधानमंत्री नेहरू की जैकेट से। और ये जो है, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज उस इंटरव्यू के दौरान जैकेट पहनी थी वो प्लास्टिक के मटेरियल से बनी हुई थी, जो रीइंफोर्स मटेरियल से। तो और उस इंटरव्यू के लास्ट में आते आते फिर से वो पंडित नेहरू का भारत और मोदी का भारत उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इट वाज टोटली एन एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि पर पंडित नेहरू का भारत आज से 70 साल पहले की बात आप कर रहे हैं। भारत 70 साल के बाद, जाहिर सी बात है, एक ताकत तो बन ही रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं, अपने देश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो उस ये जो कंपैरिजन है, तुलना है, बहुत ही जो है कहेंगे कि बेमतलब का लगता है, इसका कोई औचित्य नहीं लगता है जी। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कि भारत का जो रुख है, आप कहते हैं कि आक्रामक तो होना चाहिए, लेकिन लेवल जो है वो भी नहीं है, जो नीलम मैम कह रही है कि कम से कम आप वो स्तर तो दिखाइए कि आप
के ऊपर जो बार बार की टीका टिप्पणी हो रही है, प्रधानमंत्री अगर अरुणाचल प्रदेश में जाकर सेला टनल का उद्घाटन करते हैं तो चीन की बड़ी टिप्पणी आ जाती है, और एक बार नहीं बैक टू बैक आती है, फिर एक्शन हो जाता है कि कई जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को कम से कम इस अवसर का मुझे लगता है कि इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि चीन को एक मैसेज दिया जा सके। देखिए नेहा जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मनोवैज्ञानिक युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और चाइना जो है वो आपके मनोविज्ञान के साथ खेलता है। दिलचस्प बात यह है कि क्या भारत भी मनोवैज्ञानिक युद्ध खेलता है? तो भारत मनोवैज्ञानिक युद्ध बिल्कुल नहीं खेलता है। भारत अब सामरिक तौर पर कैसे अपने आप को मजबूत करे बिना प्रचार तंत्र का उपयोग किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा कि पिछले दिनों में जो चाइना को लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो प्रचार से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कैसे पूर्वोत्तर में हम अपनी सेना को मजबूत कर सके। तो आप देखिए बोगा बुला संभवतः एक असम में पुल बनाया गया है जो ब्रह्मपुत्र में हमारी स्थिति को मजबूत कर रहा है। पूर्वोत्तर में बहुत सारे रोड डेवलपमेंट हुए हैं, वहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो एक दौर हुआ करता था जब पूर्वोत्तर में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि क्या सप्लाई लाइन यदि काट दी गई तो हम कैसे बढ़ेंगे, सिलीगुड़ी नेक को लेकर दिक्कतें थी। लेकिन अब पूर्वोत्तर में सामरिक तौर पर हम मजबूत हुए हैं, हमने बहुत मिसाइलों को वहां पर तैनात किया है। तो देखिए, किसी लोकतांत्रिक देश के, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में कमजोर प्रधानमंत्री कह देना, ये मेरे विचार में ठीक नहीं है। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि क्या सामरिक तौर पर हमने जहाँ चीन की बॉर्डर है, वहां पर हमने अपनी सेना को मजबूत किया है। तो आप यदि कंपैरिजन करेंगे तनाव के बाद, तो चीन ने भी ये स्वीकार किया है कि भारत ने अपनी भारी भरकम फौज जो है वो चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दी है। तो मुझे यह लगता है कि बिना प्रचार किए यदि चाइना बॉर्डर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी फौज को मजबूत करते जा रहे हैं, यदि हथियारों को वहां पर रख रहे हैं हम, कि भारतीय सेना की जो चिंताएं हैं उसे क्या जो सीमा पर जो संरचनाएं की गई हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, उसके सामने जो है कम गंभीर देखा जाए या ज्यादा गंभीर देखा जाए? देखिए नेहा जी, इस मामले को लेकर थोड़ा हमको संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। आप स्पेन से जर्मनी में जाएंगे, वेलकम इन जर्मनी, तो या यूरोप में कहीं पर भी घूमेंगे आप, तो आपको सीमाओं को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप भारत और चाइना चले जाएंगे, भारत और म्यांमार चले जाएंगे, तो इवन भारत और बांग्लादेश भी चले जाएंगे, तो भारत को जो उपहार में मिला है, या यूं कहिए कि संयोग से मिला है, वो जटिल भौगोलिक परिस्थितियां मिली है। बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच कभी भी आप पूरी तारबंदी नहीं कर सकते। यही हाल म्यांमार के है और यही हाल चाइना के है। तो चाइना में यदि आप समझ लीजिए कि अब पहले हम फिंगर 8 तक चले जाते थे, अब फिंगर 4 तक चले जाते हैं। मान लीजिए कि यदि बर्फ पिघल गई है, तो जो आधे बड़े जो तालाब बने हुए हैं, बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई है, तो आधे पर उसका कब्जा हो जाता है, आधे पर भारत का हो जाता है। यदि बर्फ जम जाती है तो फिर वहां पर स्केटिंग करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर भौगोलिक परिस्थितियां इतनी जटिल है वहां पर कि वहां पर कुछ भी जो भी होता है वो अप्रत्याशित होता है। यही कारण है कि भारत और जो चाइना है वो उसकी सेना एक दूसरे के सामने आ जाती है। यहाँ पर मैं एक बात ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि 2014-13 में मनमोहन सिंह और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर भारत और चाइना के बॉर्डर जो है, उसके बीच में जहां पर बॉर्डर तय अभी तक, वहां पर सैनिकों के बैठने के लिए वहां पर स्टैंड लगा दिए जाए, खंबे बना दिए जाए। अब वो दुर्भाग्य से वो जो स्टैंड है वो क्यों नहीं बने, और क्यों भारत और 2014 से 2020 तक या 18 तक क्या विवाद रहे। यदि वो स्टैंड बन जाते तो संभवतः बहुत ज्यादा क्लियरिटी होने की संभावना होती, लेकिन यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन है कि हम कोई भी यहाँ पर बैठे बैठे यदि हम इस पर प्रतिक्रिया दें तो ठीक नहीं है। क्योंकि यदि आप फौजियों से बात करें, और मैंने फौजियों से बात भी की है, तो वो भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो किसी भी चीज को, यदि बर्फीली हवाएं होती है तो वो बदल देती है। पता नहीं चलता कि चाइना के बॉर्डर कहाँ है, भारत के बॉर्डर कहाँ है।
तो इस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत ही दीर्घकालीन प्रयास करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ इस पर बड़ी जो सामरिक योजना है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी जो चल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। नीलम मैम, चुनाव से संबंधित मेरा सवाल कि भारत के जो चुनाव है, हमने पिछले समय में देखा है कि भारत में चुनाव सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं बल्कि विदेशी इश्यूज पर भी होने लगे हैं। अभी श्रीलंका के कच्छतीवी द्वीप का भी मसला कि कांग्रेस ने उठाकर दे दिया, डीएमके भी सहयोगी रही, लेकिन ये गलत हुआ है और इसे उठाया जाएगा भारत की सरकार की तरफ से कि ऐसा क्यों हुआ, भारतीय मछुआरों का अधिकार क्यों दे दिया गया श्रीलंका के हाथ में। जब कच्छतीवों का मसला आता है, पाकिस्तान का मसला आता है, तो फिर चीन के मसले पर फिर वर्तमान सरकार के इस रुख को क्यों ना देखा जाए। जनता के बीच इन सभी मुद्दों पर जरूर एक स्पष्टता होनी चाहिए। नीलम मैम, चीन का प्रभाव क्यों कम दिखता है? देखिए, जैसे उन्होंने टाइटल भी दिया है, मोदी द अनस्टॉपेबल। तो ये जो पूरा इंटरव्यू जो एक ही वेल प्लान, मैं ये कहूंगी वेल प्लान एंड वेल स्क्रिप्टेड एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो इसमें उन्होंने ये तो मैगजीन का टाइटल है मैम, ये तो मैगजीन का टाइटल है, तो यानी कि मैगजीन क्या प्रमोट कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को? हाँ, इसी में आप देखिए, अगर हम उसमें एक लाइन देखें कि वो किस तरीके से उनको प्रमोट कर रही हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि इस इलेक्शंस के बारे में, द मेन अपोजिशन इज कांग्रेस डोमिनेटेड बाय सोनिया गांधी, द इटालियन बोर्न विडो ऑफ नेहरूज ग्रैंडसन। आपने कभी इस तरह का इंट्रो सुना सोनिया गांधी का? तो इसमें कई लेवल्स पे आके वो आपको नेहरू के साथ कंपेयर करते हैं। तो जो सोनिया गांधी है, मैं कभी भी इसको बोलचाल की भाषा में इस तरह से, तो वो विडो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी पत्नी है, उनकी सास थी। तो इस तरीके से तो ये जो मैं कहूँगी अनस्टॉपेबल जो लिखा जा रहा है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आने वाले इलेक्शंस को सामने रखकर दी जा रही हैं। इवन इसी में जो एक बार कहा जाते हैं, कांग्रेस अपीयर्स टू फेस वर्स्ट एवर शोइंग, मतलब वो उनका सबसे खराब समय के वो दिखा दे रहे हैं। तो ये जो चीज है, इवन लास्ट अगर आप देखें उसमें भी है कि फ्रॉम नेहरू जैकेट टू मोदी जैकेट। तो नेहरू शुरू होते हैं और आखिर तक जो है वो रहते हैं, मतलब नेहरू से मोदी तक। तो उनका कंपैरिजन एज ए स्टॉलवर्ट, जैसे नेहरू इंडिया कहा जाता है, एज ए मोदीज इंडिया की तरह प्रेजेंट करने के लिए इस इंटरव्यू में सवालों का स्तर और उनके जवाब उस तरह के थे जो कि उनको ग्लोरीफाई करें। इंडिया चाइना का रिलेशन जो है वो बहुत, आप कहते हैं कि नाजुक दौर से भी गुजर रहा है। जिन चीजों का हल होना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। उसके बजाय हमने पिछले 4-5 सालों में, जैसे गलवान वैली का था, डोकलाम का था, तवांग वैली में जो हुए हमारे सैनिक झड़पें होती हैं, 22 से ज्यादा हमारी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो चुकी है, उनसे कहीं कुछ नहीं निकलता। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं जो हल होने चाहिए, तो वो उस डोमिनेंस को दिखाने के बजाय शब्दों के जाल में इंडिया और चाइना के रिलेशंस को इस तरह से दिखाया गया है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया के लिए जरूरी है, लेकिन जो बॉर्डर इशू है उसको पूरी तरह से शब्दों में ढक दिया गया है। तो ये शब्दों का जाल है, जैसे मैंने कहा, ही इज ए पॉलिटिशियन फर्स्ट एंड ही इज डूइंग पॉलिटिक्स। जी, तो ये और इसीलिए जो चीन का रिएक्शन आया, ये ऐसा रिएक्शन कहा जा सकता है कि चीन ने अपने जो तल्ख तेवर है वो बरकरार रखे। चीन हमेशा ही अपनी तल्खी, चाहे वो अमेरिका के साथ रिलेशंस में हो और चाहे वो इंडिया के साथ हो। अब अगर आप देखें अमेरिका के साथ और चाइना, शी जिनपिंग की जितनी प्रेस रिलीज आती हैं उसमें यूएस बहुत सारे टॉपिक्स उसमें मेंशन करता है, लेकिन चीन सीधे सीधे अपनी प्रेस रिलीज में 2 बातें लिखता है कि उनकी क्या क्या बात हुई, और उन्होंने ताइवान पर अमेरिका से इंटरफेरेंस ना करने के लिए कहा है। तो चीन जो है हमेशा सीधे सीधे शब्दों में और कड़े शब्दों में अपनी जो उसकी इच्छा है वो उसको जाहिर कर देता है। यही चीज वो इंडिया के साथ बॉर्डर पर भी करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस जगह पर डेरा डाल लेता है, सड़कें भी बनाता है, पुल भी बनाता है, परमानेंट टेंट्स भी बना देता है, और इंडिया जो है उन शब्दों को कभी भी शामिल नहीं कर पाता। तो इसीलिए सारी बातचीत की टेबल्स जो है वो सारी के सारी उनसे हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो बेसिकली इंडो चाइना बॉर्डर का जो इशू है वो पिछले 10 सालों में भी बिल्कुल भी 1 इंच आगे नहीं गया है। मैं ये कहूंगी कि हमने एक काफी अच्छा एक
आप जैसे आपने कहा कि मेजोरिटी रन गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, तो वो उन्होंने किसी भी तरह की वो एक स्ट्रेंथ जो है, लाल आंखें जो है, वो चीन को कभी भी नहीं दिखाई। जी, बहुत ही संक्षेप में प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत की इन 10 वर्षों में पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह की विदेश नीति रही है और उसमें चीन के लिए जो विदेश नीति रही है, ये अलग दिखती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इन सब के लिए अलग दिखती है। क्या भारत की छवि ऐसी नहीं बन रही है कि जो कमज़ोर और जो आर्थिक रूप से बदहाल हो रहे हैं मुल्क या फिर अपने गृह युद्ध से परेशान है, भारत उनको कंट्रोल करने की कवायद में दिखता है, लेकिन चीन के प्रति बिल्कुल ही संतुलित रवैया? नहीं नहीं जी, देखिए ये संयोग कहे या प्रयोग कहे, लेकिन ये सच है कि पड़ोसियों से वर्तमान में हमारे संबंध अच्छे नहीं है। यह हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात यह है कि जो चाइना है उससे डायरेक्ट युद्ध या ऐसी चीजें जो मतलब जो तनाव को बढ़ा सकती है, ऐसी चीजों को करना भारत के हित में नहीं है। इसके लिए चाइना को लेकर कोई नीति अभी तक बन जाना चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या विदेश मंत्री एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसका भी फर्क है, इस वजह से फर्क है आप कहेंगे? अगर कोई पॉलिटिशियन होता, अगर उसने ये मंत्रालय संभाला होता तो परिस्थितियां डिफरेंट रहती? देखिए, जो ओवरऑल सिनेरियो को देखकर नया जी ऐसा लगता है कि चाइना को लेकर एक अलग मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसा न तो वैदेशिक तौर पर नजर आता है कि चाइना को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमको स्वीकार करना चाहिए कि चाइना जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा है, और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे राजनेता इसे स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। नया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नेताओं को पहले स्वीकार करना चाहिए कि समस्या कितनी गंभीर और बड़ी है, और इस पर जब तक ठोस बातें नहीं होंगी तब तक किसी भी मुल्क को ये इजाज़त होगी कि वो भारत की सीमा से जुड़े मसलों पर टीका टिप्पणी करते, बढ़ावा मिलता है इस तरह की बातचीत का। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नीलम मैम, आपका भी, प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने, आपका भी, कि आपने समय निकाला और दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचाने में हम शायद सफल रहे कि न्यूज़ वीक मैगजीन में पीएम मोदी ने जो टिप्पणियां की, चीन की तरफ से जो टिप्पणियां आई और कांग्रेस के नेता की तरफ से जो टिप्पणियां आई, इन सब के क्या क्या मायने जनता को निकाले जाने चाहिए, खासकर तब जब कई विदेशी मामलों को चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाती है। भारत की जनता अपना नेता चुनने वाली है, अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है, इसीलिए बहुत ही मसलों पर, खास करके चीन के मसलों पर स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद करना चाहूँगी। फीडबैक भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी।